अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। तो पहले तो मैं इनको लेबल करूंगा, मतलब लिस्ट डाउन कर दूंगा। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की, तो डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीज़ें आती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट जो उसमें तीन चीजें आती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें भी तीन चीजें आती हैं: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है। सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कार मैन्युफैक्चरर की। कार मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो कार्स बनाता है। अच्छा, अगर हम कार मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कार मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल लेते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा पहले देखते हैं। देखो, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कार बनाने के लिए इस्तेमाल हो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कार बनाने के लिए इस्तेमाल हो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कार में बना रहा हूं तो कार्स में अगर इंजन इंस्टॉल हो रहा है तो वो इंजन जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। या अगर मैं कार बना रहा हूं और कार में मैं सीट्स इंस्टॉल कर रहा हूं तो वो सीट्स डायरेक्ट मटेरियल है। या अगर मैं कार बना रहा हूं और उसमें मैं मिरर्स लगा रहा हूं वो डायरेक्ट मटेरियल है। यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कोई भी वो चीज़ होती है जो मेरे प्रोडक्ट में मुझे नज़र आए, मेरे प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो, मेरे प्रोडक्ट में लगी हुई हो वो चीज़, सच एस कार मैन्युफैक्चरर के लिए इंजन, सीट्स, मिरर, ब्रेक, एक्सेलरेटर, क्लच, टेप, डैशबोर्ड, बोनट, डोर्स, ये सारी चीज़ें। फिर देखते हैं डायरेक्ट लेबर कौन होता है। देखो, एक फैक्ट्री का ओनर है, वो जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है ना तो वो डायरेक्ट मटेरियल के तो खर्चे पे करता है। इंजन लगेगी उसका खर्चा, सीट लगेगी उसका खर्चा, मिरर लगेगा उसका खर्चा, लेकिन साथ में कुछ डायरेक्ट लेबर का खर्चे भी होते हैं। अब ये डायरेक्ट लेबर क्या है? डायरेक्ट लेबर जो है ना वो उन लोगों की वेजेस या सैलरी है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो प्रोडक्शन में, डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कार मैन्युफैक्चरर की बात करूंगा तो कुछ मजदूर, कुछ लेबर, कुछ वर्कर्स होंगे जो गाड़ी के दरवाजे लगाते होंगे, जो टायर्स लगाते होंगे, जो सीट्स लगाते होंगे, जो इंजन्स लगाते होंगे, जो मिरर्स लगाते होंगे।
ये सारे लोग क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। ये सारे लोग क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। अब ये डायरेक्ट लेबर क्यों कहलाएंगे? ये डायरेक्ट लेबर इसलिए कहलाएंगे बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ द कार। डायरेक्ट मटेरियल क्या? the raw material which is present in your finished product। इसी तरह से कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट वो सारी कॉस्ट होती हैं जो इस कार को बनाने के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत नेसेसरी हैं। इन खर्चों के करे बगैर आपका प्रोडक्ट बन नहीं सकता। ये खर्चे आप इनकर करते हो अपनी प्रोडक्शन के लिए और आपके यूनिट से उसका एक डायरेक्ट लिंक होता है। यूनिट से डायरेक्ट लिंक का मतलब, अगर कार मैन्युफैक्चरर है तो कार उसका यूनिट है, वो कार बनाता है। अगर कोई चेयर्स बनाता है, कोई फर्नीचर मेकर है, तो चेयर उसका यूनिट है। अगर कोई बुक्स बनाता है तो बुक्स बनाने वाले के लिए बुक्स उसका यूनिट है। कैलकुलेटर बनाता है, कैलकुलेटर उसका यूनिट है। अब कैलकुलेटर के लिए फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल क्या होता? कैलकुलेटर के लिए डायरेक्ट मटेरियल होता प्लास्टिक केसिंग, अंदर जो चिप इंस्टॉल होती है वो, सेल इंस्टॉल होता है वो। डायरेक्ट लेबर कौन होता है? वो लोग जो कैलकुलेटर बना रहे होंगे, मतलब कोई बंदा होगा ना जो इसको असेंबल करेगा, पुर्जों को जोड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? हर वो खर्चा जिसके बगैर मेरा प्रोडक्ट ना बन सके, या डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो मुझे इनकर करना लाजमी है और वो मटेरियल ना हो और लेबर ना हो। मिसाल के तौर पर जब कार्स मैन्युफैक्चर करी जाती हैं, तो एक एक्सपेंस पे किया जाता है जिसका नाम है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी का मतलब यह है कि आप अगर किसी का डिज़ाइन, सिंपल लफ्ज़ों में किसी का डिज़ाइन या किसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो लीगली वो डिज़ाइन या फॉर्मूले के इस्तेमाल के लिए आपसे कुछ पैसे लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक फास्ट फूड चेन है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप उसका आउटलेट लगाओगे तो वो आपको ये बोल देगा कि भाई अगर आप 300 रुपये का कोई बर्गर बेचोगे ना हमारा, और हमारा आपने नाम यूज़ किया और हमारी रेसिपी यूज़ करोगे और हमारा ब्रांड यूज़ करोगे, तो हम आपसे जो है ना हर बर्गर पर 30 रुपये लेंगे। अगर आप 300 का बर्गर बेचोगे तो 30 रुपये हम लेंगे। ये क्या है? ये रॉयल्टी है। इसी तरह से कार्स के लिए भी होता है। अगर कोई मशहूर गाड़ी है और उसका पाकिस्तान में प्लांट है, पाकिस्तान में प्लांट होने का मतलब पाकिस्तान में उसकी फैक्ट्री और वहाँ पर वो कार्स बन रही हैं, तो अगर मैं किसी इंटरनेशनल कंपनी का लोगो लगाता हूँ अपनी गाड़ी पर, उसके बताए हुए तरीके से गाड़ी बनाता हूँ, उसकी कही भी बातें इस्तेमाल करता हूँ, गाड़ी उस शेप की बनाता हूँ जिस शेप की उसने कहा है, उसने जो शेप बताया था उस शेप की गाड़ी बनाता हूँ, शेप भी वही यूज़ करता हूँ, तो मुझे उसके अगेंस्ट रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। वो बोलेगा तुम पाकिस्तान में बैठकर जो गाड़ी बना रहे हो वो फार्मूला तो मेरा है, मेरा डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, मेरा नाम यूज़ कर रहे हो, मेरी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठकर मेरे नाम से गाड़ी बनाओगे तो आप लोग मुझे 1 लाख रुपए पे करोगे। ये क्या है? ये रॉयल्टी है। ये कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की एक एग्जांपल क्या है? रॉयल्टी। और रॉयल्टी वो खर्चा है जिसको पे करे बगैर मैं शायद ये प्रोडक्शन ना कर सकूं, है ना। अगर कोई मशहूर रेस्टोरेंट है, आउटलेट है, और मैं उसके नाम पर काम कर रहा हूं, तो अगर मैं उसको रॉयल्टी नहीं पे करूंगा वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। और ये मटेरियल भी नहीं है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना टेंजेबल जिसको हाथ लगा सकूं और वो मेरे प्रोडक्ट में शामिल हो। मैं अगर कोई बर्गर खाता हूं तो उसमें रॉयल्टी नज़र नहीं आती है,
उसमें बन नज़र आता है, उसमें पेटी नज़र आता है, उसमें दूसरी चीज़ें सॉसेस नज़र आती हैं, उसमें रॉयल्टी नज़र नहीं आती, ना ये कोई मजदूर है। तो कोई चीज़ अगर मटेरियल ना हो, कोई चीज़ अगर लेबर ना हो, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कार मैन्युफैक्चरर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। कार मैन्युफैक्चरर ने जो है ना डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा किया, फॉर सिंप्लिसिटी हम कह लेते हैं 150 का। डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल में होगा इंजन्स का खर्चा, गाड़ी के दरवाज़ों का खर्चा, गाड़ी में मिरर्स इंस्टॉल हैं उनका खर्चा, सीट्स का खर्चा, 150 है। फिर डायरेक्ट लेबर का खर्चा है, मज़दूरों ने लिए 75 रुपीज़। ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए भाई एक गाड़ी बनानी है, मज़दूर ने बोला हम पूरी गाड़ी बनाएंगे 75 रुपये लेंगे, एक गाड़ी की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल रॉयल्टी, लेट्स से 25 रुपीज़ की रॉयल्टी भी है, ये मुझे पे करनी है। अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ, अगर मैं फैक्ट्री का ओनर हूँ और मैं कोई गाड़ी बना रहा हूँ और मैं हिसाब किताब लगा रहा हूँ यार कितना खर्चा लगता है, तो मैं बोलूँगा 150 का मटीरियल, 75 रुपये मज़दूरों के और 25 रुपये एक्सपेंसेस के, तो ये टोटल 250 रुपीज़ लगे। इन सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड कर लेते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम प्राइम कॉस्ट का नाम देते हैं। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। अच्छा, फिर जब आपकी फैक्ट्री होती है ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो इनकर होती ही होती हैं, उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? इनडायरेक्ट मटीरियल। अब ये इनडायरेक्ट मटीरियल क्या है? कोई भी ऐसा मटीरियल जिसके लिए एज अ फैक्ट्री का मालिक मैंने एक्सपेंस इनकर किया हो, कोई भी ऐसा मटीरियल जो फैक्ट्री में इस्तेमाल हुआ हो, कोई भी ऐसा मटीरियल जो मेरा खर्चा हुआ हो। लेकिन इनडायरेक्ट मटीरियल का ये मतलब है कि वो प्रोडक्ट में ना लगाओ, फैक्ट्री में इस्तेमाल हुआ हो लेकिन वो प्रोडक्ट में ना लगाओ। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक फैक्ट्री की बात करते हैं और वो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो अगर कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है तो कार में अगर कोई चीज़ लगेगी, कार में कोई मटेरियल लगेगा, कोई टेंजेबल चीज़ लगेगी, इंजन, सीट्स, मिरर्स, वो तो डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल क्या हो सकती है? भाई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो है ना वो लेट्स से कि ज़मीन साफ़ करने के लिए फ़िनाइल यूज़ होता है। अब ये भी एक ख़र्चा है ना, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। मटेरियल इसलिए उसको छू सकते हो, बिल्कुल, ख़र्चा भी है, बिल्कुल है, लेकिन ये गाड़ी में इस्तेमाल होता है, नहीं, फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, ख़र्चा तो है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल जो वर्कर्स हैं वो हेलमेट्स पहनते हैं। अब ये हेलमेट गाड़ी में नहीं लगता, लेकिन फैक्ट्री का मालिक हूँ मैं, तो मुझे हर वर्कर को शायद हेलमेट दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल। या फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी। ये क्या चीज़ है? देखो, जब आप कार मैन्युफैक्चरर हो तो आप बना तो कार्स रहे हो, लेकिन कार्स बनाने के लिए बहुत सारे लेबर की और बहुत सारे मशीन्स की ज़रूरत होगी। अब वो जो मशीन्स हैं, उन मशीन्स में ऑयल जाता होगा, ऑयल मटेरियल है, और एज अ फैक्ट्री का मालिक मुझे ऑयल वाला ख़र्चा करना पड़ेगा। मुझे ऑयल चाहिए होगा फैक्ट्री में। क्यों चाहिए होगा? ताकि जो मशीन्स कार्स बनाती हैं उसमें वो ऑयल इस्तेमाल हो। अब ये ऑयल किस में इस्तेमाल हो रहा है? उन मशीन्स में जिनसे कार्स बना रहा हूँ, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है। फॉर एग्जांपल एक चिप्स या बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, उसके लिए क्या होगा? लेट्स से एक चिप्स बनाने वाली कंपनी है और वो जो चिप्स बनाती है वो पोटैटो से बनाती है। पोटैटो डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन वो चिप्स जब बनाती है तो उसके लिए वो मशीन्स की ऑयलिंग या ग्रीसिंग करती है, या उसमें जो है वो पेट्रोल जाता है ताकि मशीन्स चल सकें, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, फिर इनडायरेक्ट लेबर आते हैं।
इनडायरेक्ट लेबर कौन होते हैं? देखो फैक्ट्री में सिर्फ डायरेक्ट लेबर नहीं होते हैं, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर भी होते हैं। इनडायरेक्ट लेबर वो लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में कुछ लोग तो वो होंगे जो मशीन्स चला रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जहाँ गाड़ी बन रही है वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट लेबर। लेकिन फैक्ट्री का एक चौकीदार भी तो होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा या नहीं? अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, ये सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट लेबर है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, ये सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट लेबर है। ये सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट लेबर क्यों है? ये सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट लेबर इसलिए है बिकॉज ये कार्स बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में इसकी ज़रूरत ज़रूर है। फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर होता है और वो तनख्वाह भी लेता है। या कोई भी ऐसा लेबर, कोई भी ऐसा वर्कर हो जो मुझसे तनख्वाह ले, जिसको मुझे तनख्वाह देनी पड़े, जो मेरे एक्सपेंसेस में आए, जो मेरा ख़र्चा हो, लेकिन वो मेरा मेन प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व्ड ना हो। एंड फाइनली आखिरी चीज़ आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आखिरी जो चीज़ आती है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? कोई भी ऐसा खर्चा जो पिछली चीज़ों में ना शामिल हो, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का बिल। कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, बिल्कुल आएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, फैक्ट्री का रेंट, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये वो खर्चे हैं जो फैक्ट्री में इनकर होते हैं लेकिन पिछली 5 कैटेगरीज में नहीं आते। अच्छा देखो कैसे नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल रेंट है ना, रेंट किराया, जगह का किराया, वो क्या मटेरियल है? नहीं, मटेरियल तो नहीं है। मटेरियल तो वो चीज़ होती है जिसको हाथ लगा सको, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो क्या रेंट कोई मजदूर है? मतलब कोई ऐसा बंदा है जो आता जाता है और काम करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो इधर भी नहीं आएगा। अब सर डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों नहीं आएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो मेरे प्रोडक्ट के साथ उसका गहरा ताल्लुक हो, डायरेक्ट एसोसिएशन हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो प्रोडक्ट और उस एक्सपेंस में खर्चे में कोई गहरा, कोई स्ट्रॉन्ग लिंक ना हो। फॉर एग्जांपल जब मैं रॉयल्टी की बात करता हूँ ना, तो ये बड़ा क्लियर होता है, रॉयल्टी की शर्तें बड़ी क्लियर होती हैं कि यार तुम गाड़ी बनाओगे, एक गाड़ी बनाओगे तो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए रॉयल्टी लेंगे, 2 गाड़ियाँ बनाओगे तो 2 लाख रुपए रॉयल्टी लेंगे, 3 गाड़ियाँ बनाओगे तो 3 लाख रुपए रॉयल्टी लेंगे। एक फिक्स अमाउंट होता है और एक डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्ट एसोसिएशन होता है। गाड़ी बनाई, रॉयल्टी पे करनी होगी, गाड़ी बनाई, रॉयल्टी पे करनी होगी। और स्पेसिफिकली मुझे पता होता है, अच्छा ये पहली गाड़ी की रॉयल्टी है 1 लाख, अच्छा ये दूसरी गाड़ी, 2 गाड़ियों की रॉयल्टी है 2 लाख, अच्छा ये 3 गाड़ियों की रॉयल्टी है 3 लाख, स्पेसिफिकली मालूम होता। रेंट थोड़ा जनरल नेचर में आ जाता है, इसको हम ओवरहेड्स के चैप्टर में भी कवर करेंगे। जनरल नेचर में इस तरह से आ जाता है कि हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार रेंट का जो हमने ख़र्चा किया या इलेक्ट्रिसिटी का जो ख़र्चा किया वो कितना किया, कितनी चीज़ों के लिए, लेकिन डायरेक्टली नहीं बता सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक अच्छी सी एग्ज़ाम्पल ये ले लो कि लेट से एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो है ना वो 10 स्टूडेंट्स हैं। दस स्टूडेंट्स और एक टीचर है। अच्छा इस क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आया ना पूरे महीने का, वो 1000 रुपये आया। और उसमें कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी? 10 स्टूडेंट्स ने। तो जब इंस्टीट्यूट हिसाब किताब करेगा तो वो ये बोलेगा यार तकरीबन 1000 रुपये का बिजली का खर्चा किया और उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पढ़ा, यानी कि तकरीबन एक स्टूडेंट पर 100 रुपये की बिजली लगती है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इसलिए क्योंकि ऑल्दो ये एक्सपेंस इनकर हुआ है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए इनकर हुआ है, लेकिन मैंने एक अंदाजे के हिसाब से ये बोल दिया कि यार 1000 का खर्चा हुआ और 10 स्टूडेंट से मिला तो तकरीबन एक हिस्से में 100 रुपये आते हैं।
मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि किस बंदे ने कितनी बिजली कंज्यूम करी, नहीं बता सकता ना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई काले कलर के बुरखे में पढ़ने आएगा तो वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। कैसे सर? भाई साइंस का रूल है ना कि आपके पास जो ब्लैक सरफेस होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। एक बात कह रहा हूँ, हाँ, अगर मुझे ये किसी तरह से अगर फ्यूचर में कोई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब्स और एयर कंडीशनर ऐसे आ जाएं जिससे मुझे पता चल जाए भाई अगर 1000 रुपये का एक बिजली का बिल आया एक रूम का जिसमें 10 लोग थे, तो इस बंदे ने कितनी सांस ली और कितनी हवा कंज्यूम करी और इसकी वजह से कितना ही देर एसी चला और इसने कितना एसी का जो है ना वो एसी की गैस को कंज्यूम किया और कितना इसने बिजली को इस्तेमाल किया और कितनी इसने बिजली की रोशनी जो है वो एब्जॉर्ब करी और इस्तेमाल करी। और इसी तरह से इसका भी पता चल जाए और इसी तरह से इसका भी पता चल जाए। हो सकता है आज से 50 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मुझे पता हो कि एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो कितनी मखसूस बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन कर वो टेक्नोलॉजी मुझे दे दे कि इस बंदे की वजह से इतना बिजली का बिल आया है, तो उस सिनेरियो में वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अब रॉयल्टी जो है ना इसके लिए बड़ा क्लियर होता है, रॉयल्टी के लिए बड़ा क्लियर होता है कि ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिकॉज जितनी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं उतना ज़्यादा एक्सपेंस इनकर हो रहा है और ये एक गाड़ी के साथ फिक्स्ड है। जिस तरह से बर्गर्स जो होते हैं, हम जो फास्ट फूड चेन्स मशहूर होती हैं वो अपनी रॉयल्टी मांगती हैं, तो वो ये बोल देती हैं भाई एक बर्गर बेचोगे तो इतने पैसे लेंगे, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है बिकॉज इसको पे करे बगैर किसी भी हाल में बर्गर बनाना पॉसिबल नहीं है। और मटेरियल और लेबर के बारे में तो स्पेसिफिकेशंस बड़ी क्लियर है, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। अब आप इससे रेलेवेंट सवालात अपनी किट के और बुक्स के रिस्पेक्टिवली सॉल्व भी कर सकते हो। बहुत शुक्रिया।